हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की सीटेट एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप इन 30 प्रश्नों में से 20 प्रश्न जो है बिल्कुल सही कर पाते तो आप समझिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक जो सीटेट एग्जाम की जो पेड नोट्स है उनको परचेज नहीं किया हुआ है, तो फ्रेंड्स नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। लास्ट टाइम में आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा 7706974820। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज करके जो पेड नोट्स है उनको बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है। देखिए, जो विकास की दर होती है सभी संस्कृतियों में अलग अलग होती है। ठीक है, हर बच्चे का विकास जो है अलग समय पे होता है, अलग दर होता है। कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे बाद में चलना सीखते हैं। ठीक है, तो दर जो है अलग अलग होती है। तो ये गलत दे रखा है कि एक समान होती है। यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास अनिरंतर होता है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा विकास के निरंतरता का सिद्धांत, जो कि क्या कहता है, जो विकास होता है सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस, यानी कि निरंतर होता है। ठीक है, माँ के गर्भ से बच्चे का विकास शुरू होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक जो निरंतर चलता रहता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत दे रखा है कि अनिरंतर होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। हाँ, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो शीर्षगामी सिद्धांत है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें जो शीर्षगामी सिद्धांत है, जो सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है सिर से पैर की तरफ होता है। यानी कि जो बच्चा होता है सबसे पहले अपना सिर संभालना सीखता है, उसके बाद में जो उसके आगे के बॉडी पार्ट्स होते हैं बच्चे का, उस पर कंट्रोल आता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विकास केंद्र से बाह्य तरफ बढ़ता है। देखिए, ये जो है आपका प्रॉक्सिमल डिस्टेंस प्रिंसिपल कहता है, जो समीप दूराभिमुखी सिद्धांत है, ये कहता है कि जो विकास होता है बॉडी के सेंटर से बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक है, बट यहाँ पर सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल की बात कर रखा है, तो ये आपका सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है, यानी कि ग्रोस मोटर स्किल्स के बारे में पूछ रखा है। देखिए, जो हमारा शारीरिक विकास होता है, जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसी के अंतर्गत आपका आता है ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, जब भी आप किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, या फिर बड़ी मसल्स कह लीजिए, या फिर ज्यादा मसल्स का यूज करते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है, आपका ग्रोस मोटर स्किल्स होता है। जैसे कि जब आप फुटबॉल खेलते हैं या फिर जब आप चलते हैं दौड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम पूरी की पूरी अपने पैरों के मसल्स का यूज करते हैं, पूरी की पूरी अपने हाथों के मसल्स का यूज करते हैं। तो ये सभी आपके ग्रोस मोटर यानी कि सकल मोटर कह लीजिए, या फिर स्थूल गत्यात्मक कौशल कह लीजिए, इसके अंतर्गत आ जाएगा। फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, इसका नाम ही है फाइन, यानी कि सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। ये क्या होता है, जब भी किसी भी कार्य को करने के लिए आप जो है अपनी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, या फिर कह लीजिए कम मसल्स का यूज करते हैं। जैसे कि जब आप सुई में धागा पिरोते हैं तो अपने हाथों के फिंगर, उंगलियों का यूज करते हैं, या फिर जब कुछ लिखते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, तो ये सभी आपका जो है फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा। फुटबॉल को किक करना, तो इसमें आपकी बड़ी मसल्स यूज होगी। ठीक है, ज्यादा मसल्स यूज होगी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यही क्या आपका ग्रोस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। सुई में पिरोना, है ना, आप सुई में धागा पिरो रहे तो वहां पर अपनी फिंगर, उंगलियों का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइन के अंतर्गत आएगा, ना कि ग्रॉस के। लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, फिर इसमें भी आप अपनी उंगलियों का यूज करेंगे, तो ये भी आपका फाइन के अंतर्गत आ जाएगा। ट्रेड में बीट लगाना, ठीक है, इसमें भी अपने फिंगर का यूज करेंगे, तो ये भी आपका फाइन के अंतर्गत आएगा, ना कि ग्रॉस के। तो ये आपका करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है अजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है अभी आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने लगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हर बार यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। अजर्शन क्या दे रखा है, विद्यालय बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो आपका यहाँ पर सही दे रखा है, जो विद्यालय होते हैं ये सामाजिकरण की द्वितीय कारक है, सेकेंडरी एजेंसी है, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा अपने दोस्तों के साथ में सीखता है, अपने टीचर के साथ में सीखता है। ठीक है, तो जो है विद्यालय बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर आर क्या दे रखा है, रजन धार्मिक संस्था है, सामाजिकरण की प्राथमिक कारक है। नहीं, देखिए, जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है ना, परिवार होता है, फैमिली होता है। ठीक है, ना कि धार्मिक संस्था है। जो धार्मिक संस्था है या फिर जो विद्यालय होता है, बच्चों का जो
संस्कृति होती है बच्चे की, जो सोसाइटी, जो समाज होता है बच्चे का, ठीक है, सभी आपके द्वितीयक कारक के अंतर्गत आएंगे। या फिर जो मीडिया होता है ये भी आपका द्वितीयक कारक के अंतर्गत आएगा। लेकिन परिवार क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है, क्योंकि यही से जो बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए पहला तो आपका यहाँ पर सही था, लेकिन रीजन इसका क्या था, बिल्कुल गलत दे रखा था। तो ए सही है लेकिन आर क्या है यहाँ पर गलत है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। देखिए जब भी कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे कि आपको यहाँ पर दे भी रखा है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो ये बच्चा कौन सी स्टेज में करता है, जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, या फिर कह लीजिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे की एज होती है वो 11 से लेकर के 12 साल, सॉरी 11 से 18 साल होती है, या फिर 12 से 18 आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। 11 साल से ज्यादा का बच्चा होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ठीक है। एसपीसीएफ के थ्रू आप लोगों को इनको याद किया होगा। जो जटिल समस्या, इनका मतलब क्या है, जो अमूर्त है, ठीक है, जो कि हमारे सामने प्रेजेंट नहीं, बट फिर भी हम उनके बारे में थिंकिंग कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं जो बच्चा सॉल्व कर पाता है, तो कौन से स्टेज में होता है, फॉर्मल वाले में, ठीक है। 11 साल से ज्यादा का बच्चा होता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचना और स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए जो जीन पियाजे इन्होंने एक वर्ड दिया हुआ स्कीमा, है ना, स्कीमा क्या होता है, क्या कहते हैं कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट या फिर जितने भी वस्तुएं देखते हैं, है ना, या फिर कोई भी व्यक्ति हमने देख लिया, तो उसका क्या होता है, हमारे माइंड में एक छाप, एक इमेज बनती चली जाती है, ठीक है। अब हर एक चीज की हमारे माइंड में एक छाप, एक इमेज बनी हुई है, ठीक है। तभी तो हम उस व्यक्ति को या फिर उस ऑब्जेक्ट को पहचान पाते हैं, वापस देखते हैं तो। और इन्हीं संरचनाओं के समूह को इन्होंने किसका नाम दिया हुआ है, स्कीमा का नाम दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपके माइंड में जो है किसी व्यक्ति का स्कीमा बना हुआ है, कि ये व्यक्ति जो है गोरा सा है, लंबा सा है, ऐसा है, ठीक है। या फिर ये व्यक्ति कोई जॉब करता है, जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति इंजीनियर है, ठीक है, तो उसके बारे में ये नॉलेज आपने यहाँ पर अपने स्कीमा में ऐड कर रखी है। लेकिन आप उस व्यक्ति से 2 से 4 साल बाद वापस मिले, ठीक है, आपको पता चला कि अब वो जो व्यक्ति है अब दूसरी फील्ड में काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अब व्यक्ति बैंक में काम कर रहा है, ठीक है, किसी गवर्नमेंट जॉब में चला गया, या फिर वो व्यक्ति अब जो है थोड़ा सा उसका रंग जो है थोड़ा सा फीका हो गया है, ठीक है, उसने अपने बाल जो है कलर करा रखे हैं। उसका जो स्कीमा आपके माइंड में बना हुआ था, जो पहले बना हुआ था ये वाला स्कीमा, आप इसमें क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, है ना। जो उससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज थी उसमें संशोधन करेंगे आप। तो जब भी स्कीमा में संशोधन, बदलाव या फिर मॉडिफिकेशन की बात की जाए, कुछ चेंज की बात की जाए, तो वहां पर आपका क्या होता है, अकोमोडेशन होता है, समायोजन होता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये भी आपका बढ़िया सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ले वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक यानी जो प्राइवेट स्पीच होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए व्यक्तिगत वाक क्या होता है, आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं कभी कभी खुद से बातचीत करेंगे, उनके सामने कोई होगा नहीं, ठीक है, बट वो खुद से बातचीत करेंगे कि अरे यार मैंने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, मुझे ऐसे करना चाहिए था, या फिर ये गलती हो गई, ठीक है, मैं तुमसे खेलूंगा, या फिर किसी भी मतलब किसी भी वस्तु के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में थिंकिंग करते रहते हैं और खुद से बातें करते रहते हैं जोर जोर से बोल के। तो यही क्या होता है, प्राइवेट स्पीच। और ऐसा करके वो क्या करते हैं, अपने आप को डायरेक्शन देते हैं, एक दिशा निर्देश देते हैं अपने आप को, अपनी सोच को विनियमित करते हैं, ठीक है, रेगुलेट करते हैं। तो ये कहते हैं आपके लेपाइगोस्की। मेरे बगल में भी एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी एज होगी मेरे हिसाब से 5 से 6 साल तक की बच्ची होगी, वो अभी ये वाला कार्य करती है, ठीक है। मैं कभी वीडियो भी उनका शूट करूंगी उस बच्ची का, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर शेयर जरूर करूंगी, ठीक है, जल्दी। आपने भी देखा होगा कई बार बच्चे जो है ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका प्राइवेट स्पीच। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, नहीं, रुकावट नहीं पैदा करता है, उनकी थिंकिंग में हेल्प करता है, सहायता करता है। बच्चे की आत्म केंद्रितता दर्शाता है। देखिए जब बच्चा खुद से बात करता है तो ले वाइगोस्की जो है इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो जीन पियाजे इसको क्या मानते हैं कि ये बच्चे की आत्म केंद्रितता को दर्शाता है, यानी जो बच्चा है ईगो सेंटर्स है में, ठीक है। तो जीन पियाजे का तो यहाँ पर नाम दिया नहीं है ना, और जीन पियाजे क्वेश्चन आता भी नहीं है यहाँ पर,
व्यक्तिगत वाक से रिलेट करके, ठीक है। लेकिन ये इसको आत्मकेंद्रिता मानते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है पूछ ले आपके एग्जाम में, बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता नहीं बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचना और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कीमा की बात तो आपके जीन प्यार से करते हैं, लेव वाइगोस्की करेंगे नहीं। सामाजिक संपर्कता, हाँ ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो सामाजिक संपर्कता होती है, जितना आप लोगों से जुड़ते हैं, ठीक है, जितना आप उनके बारे में जानते हैं, उनके थिंकिंग के बारे में जानते हैं, तो आपके जो सीखने का दायरा है वो भी बढ़ता है, ठीक है। जो आपके सोचने का दायरा है वो भी बढ़ता है। तो ये आपका बिल्कुल सही दे रखा है ना। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जो लेव वाइगोस्की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, बच्चे के समाज को, सोसाइटी को, कल्चर को, जो उसका संस्कृति होती है, साथ ही साथ जो बच्चे की लैंग्वेज होती है, जो बच्चे की भाषा होती है। तो ये 3 आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एचसीएल की बात कौन करते हैं? लेव वाइगोस्की करेंगे, ठीक है। आनुवांशिक प्रवृत्ति, देखिए हेरिडिटी को इन्होंने अपनी थ्योरी में पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, इसलिए इनकी थ्योरी की क्रिटिसिज्म भी की जाती है, आलोचना भी की जाती है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, है ना। अनिच्छिक क्रियाएं, रिफ्लेक्सेस एक्शन जो होते हैं, ये जीन प्याजे की पहली स्टेज में बच्चा करता है, इसकी बात भी आपके लिए वाइगोस्की नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते तब भी अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं ना। वैसे भी आप सभी को पता भी होगा कि इनकी थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये समाज की बात करेंगे, कल्चर और लैंग्वेज की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? लॉरेंस कोहलवर्ग जिन्होंने की नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इनके बारे में कई बार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए हुए हैं, ठीक है, 3 स्तर इन्होंने बताया और 6 अवस्थाएं, ठीक है, 6 स्टेज की बात की इन्होंने, है ना। अब देखिए 3 लेवल के क्रम क्या हो जाएंगे। पहला लेवल क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड वाला है कन्वेंशनल लेवल और थर्ड वाला है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट दे रखा है पहले ही ऑप्शन पे, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नॉन कन्वेंशनल नाम का कोई भी इन्होंने लेवल नहीं दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में पहले पोस्ट कन्वेंशनल दे रखा है, जबकि लास्ट वाला है यहाँ पर जो है, जो सेकंड वाला है उसको पहले नंबर पे दे रखा है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होनी चाहिए, ठीक है। क्या जो है शैक्षिक नियोजन का केंद्र होनी चाहिए? परीक्षाएं नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। अध्यापक नहीं, माता पिता नहीं, विद्यार्थी स्टूडेंट जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सभी जो है एजुकेशन प्लानिंग होती है उसका केंद्र होना चाहिए। कौन होना चाहिए? बच्चा। यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की क्योंकि बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? इंट्रापर्सनल, यानी कि वैसे व्यक्ति जो कि खुद के बारे में नॉलेज रखते हैं, खुद के बारे में बता पाते हैं, अपनी मनोदशा के बारे में, स्वभाव के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के बारे में, जैसे कि आपके महात्मा बुद्ध गौतम हो गए, ठीक है। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि अगर होगी कहा जाए तो यहाँ पर इंट्रापर्सनल, जो लोग खुद के ऊपर नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, है ना, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये ऑप्शन ही हो कि यहाँ पर एक अच्छे कवि लेखक होने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सी बुद्धि होगी? भाषाई बुद्धि, क्योंकि अच्छा कवि या फिर जो लेखक है वही हो सकता है इसके पास में शब्दों की नॉलेज अच्छी हो, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी हो। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बॉडली कैस्टैटिक इंटेलिजेंस, यानी कि शारीरिक गति संवेदी बुद्धि आपके खिलाड़ी में देखने को मिलती है, जो डांसर, क्रिकेटर वगैरह होते हैं या फिर जो मॉडल होते हैं उनमें देखने को मिलती है। स्पेशियल, यानी जो स्थानिक बुद्धि होती है, ये आपके जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं या फिर जो ग्राफिक कौशल डिजाइन करते हैं, जो लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं, उनमें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका जशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। जशन रीजन के क्वेश्चन आप मान के चलिए कि सीडीपी में कम से कम आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 5 से 6 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगी। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अजेशन वाला, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि बच्चे के माइंड में क्या विचार चल रहे हैं, ठीक है, उसको जो है बच्चा बताए, ठीक है, उसको जो है एक्सप्लेन करे। ये तो सही दे रखा है, तभी तो आप बच्चे की थिंकिंग के बारे में जान पाएंगे, बच्चा सोच क्या रहा है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस डायरेक्शन में खोज रहा है, किस तरीके से खोज रहा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही दे रखा था जशन। भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है, नहीं, ये आपको यहाँ पर गलत दे रखा है। जो भाषा और सोच होते हैं ना, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दूसरे से अलग नहीं होते। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। तो ये आपको गलत दे रखा है, ठीक है।
सजेशन सही है, लेकिन रीजन क्या है आपने यहाँ पर गलत है। देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए सही है लेकिन आर गलत है ना। ए सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना। ये आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन की तरफ हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में जब कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कर कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियां लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते, उनका यह कथन क्या दर्शाता है। देखिए स्कूल की तो बात छोड़ ही दीजिए, ठीक है, क्लासरूम की बात छोड़िए, अपने घर में भी देखते होंगे, अगर लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, लड़का रो रहा है तो उसको तुरंत ही लोग कहेंगे अरे यार तुम तो लड़के हो, तुम तो बहादुर बच्चे हो, तुम थोड़ी ना रोते हो। रोने का काम तो लड़कियों का होता है। तो बच्चा कहाँ सीखता है, अपने समाज से ही सीखता है, अपनी फैमिली से ही सीखता है, ठीक है। तो उसने सीख रखा है कि जो लड़कियां होती है वही रोती रहती है, लड़के नहीं रो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कथन होते हैं, जो धारणाएं होती हैं, बहुत ही पुराने विचारधारा जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप थिंकिंग को प्रदर्शित करते हैं। तो हमसे ये पूछ रखा है किसको ये कथन दर्शाता है, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। लैंगिक स्थिरता को नहीं बता रहा है, समानता की तो बात ही नहीं है। जब ये कहा जाता है कि लड़के भी रो सकते हैं, लड़कियां भी रो सकती है, ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कोई भी कथन नहीं कहा जा रहा है। लैंगिक समता, जिसको जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग सहायता प्रोवाइड करना, ठीक है, तो ये भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अधिगम शैली में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, है ना। हर एक बच्चा क्या होता है, दूसरे बच्चे से अलग होता है, हर बच्चा अपने नीड के अकॉर्डिंग सीखता है, हर बच्चे के सोचने समझने का तरीका अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है, तो इसको किस रूप में देखना चाहिए ये आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। यहाँ पर दे रखा है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, देखिए बाधा नहीं क्रिएट करते हैं, ये तो बच्चों को सीखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखता रहता है। तो ये बाधा, ये गलत हो जाएगा। विकास प्रक्रिया में एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप है, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लीजिए आप ही के फैमिली में दो बच्चे या फिर एक ही माँ के दो बच्चे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा और कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता हो, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, है ना। जुड़वा अगर भाई हैं तो भी उनमें देखने को मिल सकता है, तो स्वाभाविक और नेचुरल है ना, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, एक प्रकार से असामान्य व्यवहार के रूप में है। देखिए ये भी गलत हो जाएगा, असामान्य व्यवहार एब नॉर्मल बिहेवियर नहीं, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। हो सकता है कि एक बच्चा पढ़ने में बहुत तेज हो, एक बच्चा जो है पढ़ने में बहुत ही वीक हो, है ना, उसका किसी और फील्ड में मन लगता हो, किसी और फील्ड में अच्छा कर जाए, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं ना। बट जो पेरेंट्स होते हैं अक्सर करके कहते हैं कि अरे तुम्हारा बड़ा भाई पढ़ने में तेज है, तुम्हें भी इसी फील्ड में जाना है, तुम्हें यही करना है, ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। असामान्य बिहेवियर नहीं है, नॉर्मल बिहेवियर है। अभी सारे चिंतन के नतीजे के रूप में नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, जी हाँ, ये आपका सही दे रखा है। जो मूल्यांकन है वो कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए, साथ ही साथ कॉन्टिन्यूस यानी कि सतत भी होना चाहिए, तो ये भी सही दे रखा है। बट पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षण द्वारा करना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है, मानकीकृत परीक्षण यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हमसे यहाँ पर यही पूछ रखा था कौन सा कथन जो है अधिगम हेतु मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है, तो यही जो है सही नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन भी आपने यहाँ पर सही रखा है, तो ये भी ऑप्शन ही होगा। देखिए जो अपना सेल्फ असेसमेंट करते थे, मान लीजिए आज आपने सीडीपी का मॉक टेस्ट लगाया और इसमें जो है आपके 30 में से 15 नंबर बने, ठीक है, फिर आपने प्रॉपर चीज़ों को एनालिसिस किया, देखा, पढ़ा, समझा कहाँ पर हमसे गलतियाँ हुई हैं, क्या चीज़ें हमने जो है छोड़ी है, तो उनको देखने के बाद में फिर जो आपके टेस्ट में नंबर आया वो यहाँ पर बढ़ करके 20+ हो गए, है ना। सेल्फ असेसमेंट से आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली, बिल्कुल मिली, है ना। तो यहाँ पर ये भी अधिगम हेतु मूल्यांकन के लिए सही है ना। बट हमसे पूछा है सही नहीं है जो उसके बारे में, तो यहाँ पर सी जो है सही नहीं है, बाकी के ये आपके सही थे, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, ठीक है, क्रिएटिविटी को कौन बढ़ावा देगा और समस्या समाधान को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ये बताना है आपको। आपका नाम क्या, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि आपका नाम क्या है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजीली बता पाएंगे कि मेरा नाम ये है, ठीक है। तो ये तो क्रिटिकल थिंकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है। आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, हाँ ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अपने शहर में पानी कैसे बचा सकते हैं या फिर प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, कौन कौन सा तरीका हो सकता है इससे कि हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, या फिर जो है इस समस्या का क्या क्या समाधान हो सकता है, इसमें आप मल्टीपल आंसर जो है खोज पाएंगे। तो ये आपका सही है। आप कहाँ रहते हैं,
तो जिस जगह पे रहते होंगे वहाँ का नाम बताएंगे। तो ये भी क्रिटिकल थिंकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाने वाला प्रश्न नहीं है। भारत को आज़ादी कब मिली थी, तो कोई एक एग्जैक्ट डेट आप यहाँ पर बताएंगे, तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे, तो ये आपके यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही दे रखा था। अगला क्वेश्चन है, हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए। उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया अर्थहीन मानना चाहिए, नहीं, हर एक बच्चा सीख सकता है, हर एक बच्चे में सीखने की एबिलिटी होती है। तो ऐसा नहीं कि जो बच्चा हाशिए पर स्थित समूह से आया हुआ है आप इसको जो है अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन माने, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। हाँ, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि उसे हम क्या करें, मान दे, सम्मान दे, ठीक है, और अधिगम अध्यापन की प्रक्रिया में शामिल करें, तभी तो बच्चा कुछ सीख पाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी क्या रखा है, उसे नकार देना चाहिए। देखिए, नकारना तो बिल्कुल भी नहीं, हर एक बच्चा सीख सकता है, हर एक बच्चे को अपने क्लासरूम में आने देना है, उसको देखना है कि उसकी कैसी नीड है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करना है। उसे दूसरे समूह के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक संस्कृति ज्ञान से कमतर समझना चाहिए, नहीं, हर एक बच्चा जो है सीख सकता है, हर एक बच्चे में सीखने की एबिलिटी हो सकती है, कोई बच्चा कम या फिर कम सीखने वाला या फिर ज़्यादा सीखने वाला नहीं होता है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। अगला है, हालांकि शालीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यता का सामर्थ्य होता है। बारीक जानकारी पर ध्यान देने, हाँ, ये बिल्कुल सीधे रखा है। जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं, ठीक है, इनको शालीनता होती है। शालीनता में क्या करते हैं बच्चे की बार बार शब्दों को रिपीट करेंगे या फिर कोई भी कार्य करेंगे तो उसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, रिपीटेटिव बिहेवियर करेंगे, तो ये होते हैं ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे, है ना। तो ये जो है किसी भी चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि बारीक बारीक जानकारी पर ध्यान देने, है ना, तो ये सही दे रखा है। प्रभावशाली संप्रेषण नहीं, इनको कम्युनिकेशन में तो प्रॉब्लम आती है ना, तो कम्युनिकेशन जो है प्रभावशाली नहीं कर पाते, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो ये गलत दे रखा है। संज्ञानात्मक नमनीयता, है ना, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती, ये भी गलत दे रखा है। सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर करते तो ये सभी कार्य जो है नहीं कर पाते। हाँ, ये आपका यहाँ पर सही दे रखा था। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से इससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है, ठीक है। गुणज वैकल्य तो आपका जो है जो कैलकुलेशन वगैरह होता है या फिर जो गणितीय अवधारणाएं होती है उसमें समझने जब प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर आपका डिसकैलकुलिया होता है ना। जो बच्चे होते हैं इससे पीड़ित वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह सही तरीके से नहीं कर पाते, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उसको नहीं समझ पाते। लेखन वैकल्य यानी जो डिस्ग्राफिया होता है, इसमें जो बच्चा होता है इसकी जो राइटिंग होती है, बच्चे ने क्या लिखा हुआ आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे, इनलिजिबल राइटिंग होती है, यानी कि पढ़ने योग्य राइटिंग नहीं रहती है ना। डिसलेक्सिया, वाचन वैकल्य, हाँ, ये आपको यहाँ पर जो है सही दे रखा है, या फिर आप इसको कह सकते हैं पठन वैफल्य, है ना। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है सही तरीके से शब्दों को, है ना, अक्षरों को पढ़ नहीं पाएगा। जब पढ़ नहीं पाएगा तो फिर उसकी व्याख्या क्या ही करेगा वो, है ना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही दे रखा है। गति समन्वय वैकल्य डिस्फेजिया, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर डिसलेक्सिया की बात की है तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीडिंग डिसऑर्डर होता है आपका, ठीक है, पढ़ने संबंधी बच्चों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चलिए अगला देखते हैं, दृष्टि बाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक जो है बाधा बन सकता है। जो बच्चा दृष्टि बाधित है तो जो स्पर्श चित्र होते हैं ये तो बच्चों को सीखने में हेल्प करेंगे, क्योंकि बच्चा कैसा है, दृष्टि बाधित, तो बच्चा स्पर्श करके पढ़ सकता है चित्रों को, है ना। तो ये तो सही है, ये तो बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे। हस्तलिखित नोट्स, है ना, देखिए यही क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है और आप हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चा उसको देख ही नहीं पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा, तो फिर उस नोट्स का क्या मतलब है। तो यही क्या करेगा, बच्चे को सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑडियो टेप का व्याख्यान, यानी कि बच्चा जो है जो देख नहीं पा रहा है वो सुन करके तो सीख सकता है। तो आप जो नोट्स है या फिर जो भी आपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की उसके आप बच्चों को ऑडियो क्लिप प्रोवाइड कर दें ताकि बच्चा सुन करके सीख पाए। ब्रेल उभारशील किताब है, ब्रेल लिपि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें कि 6 डॉट बने होते हैं जो कि बच्चों को सीखने में हेल्प करते हैं। देखिए जो उभरी हुई पुस्तकें होती है ना, बच्चा उसको स्पर्श करके पढ़ सकता है, समझ सकता है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों हेल्प करेंगे दृष्टिबाधित बच्चे को, बट हस्तलिखित नोट जो है, हैंड रिटन नोट्स जो है बच्चों को हेल्प नहीं करेंगे, यही बाधा उत्पन्न करेंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, ठीक है। देखिए जो ADHD से पीड़ित बच्चे होते हैं, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार होता है, से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते। उच्च एकाग्रता, है ना,
हाई कॉन्सेंट्रेशन तो ये दर्शा ही नहीं सकते क्योंकि इनका ध्यान लंबे समय तक कहीं पर टिक के रहता ही नहीं है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। आवेगशीलता भी नहीं होता है यहाँ पर। कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित संगठन है ना, ऑर्गेनाइज्ड ही बढ़िया तरीके से करते हैं किसी भी कार्य को, ठीक है, तो ये सही दे रखा है यहाँ पर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो इनका ध्यान होता है वो लंबे समय तक किसी एक जगह पर टिकता नहीं है, ये सिर्फ इनमें कमी होती है, तो यहाँ पर सी जो है करेक्ट दे रखा है। बाकी हम यहाँ पर डी को भी चेक कर लेते हैं। लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता यही तो नहीं होती, यही तो कमी होती है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए फिर से अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन दे रखा है। जैसे कि मैंने कहा था कि जो अजेशन और रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक ही सेट में आपको 3 से 4 या फिर 4 से 5 देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर तो 3 अभी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, अजेशन और रीजन क्या दे रखा है यहाँ पर। सार्थक सीखने के लिए ज्ञान का निर्माण हेतु छात्रों को सक्रिय रूप से पर्याप्त अवसर एवं उदाहरण प्रदान किया जाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही दे रखा है। अगर बच्चों को आप जो है अच्छी तरीके से बढ़िया लर्निंग कराना चाहते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, उसको एक्टिव रखना पड़ेगा, सक्रिय रखना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों को आप एग्जाम्पल भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि बच्चों को सीखने में हेल्प करे। सीखना ज्ञान के निष्क्रिय अधिग्रहण की एक प्रक्रिया नहीं, जो सीखना होता है ज्ञान के सक्रिय अधिग्रहण की प्रक्रिया है, ठीक है। निष्क्रिय वर्ड ये आपका सही नहीं होता है, तो यहाँ पर अजेशन सही है लेकिन रीजन क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, तो ए सही लेकिन आर गलत है। सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। बहुत अमूर्त और जटिल नहीं, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, जरूरत के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसी बच्चे की नीड है। बहुत अमूर्त भी नहीं चाहिए और बहुत सरल भी नहीं होनी चाहिए। असंबंधित खंडों में प्रस्तुत है ना, डिसकनेक्टेड चंक्स में आपको प्रस्तुत नहीं करना है, कनेक्टेड चंक्स में प्रस्तुत करना है, जिससे बच्चा संबंध जोड़ पाए, है ना। आपने बच्चों को कहीं और का एग्जाम्पल दे दिया, फिर कहीं और से रिलेट कर दिया जिसके बारे में बच्चा ने जानता है ना सुना हुआ है ना, तो बच्चा कैसे संबंध जोड़ पाएगा। तो आपको बच्चे को उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है ना, जो बच्चा देख रखा है, जिसे बच्चा जानता है ना। तो कनेक्टेड चंक्स यहाँ पर अपने संबंधित खंडों में प्रस्तुत करना है, न कि असंबंधित खंडों में, तो ये भी गलत दे रखा है। बाकी अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित, हाँ ये आपका सही दे रखा है ना। जो बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, इसके बारे में बच्चे ने सुन रखा है, देख रखा है, ठीक है, उससे रिलेट करके आप बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये सही है। अति आसान और अत्यधिक सरल, ये नहीं करना है कि बहुत आसान पढ़ा दिया, बहुत सरल पढ़ा दिया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे की नीड क्या उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है, ठीक है। विफलता में योगदान कौन सा देता है ये पूछ रखा है। अनुभवात्मक शिक्षा, जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है तो बच्चों को सीखने में हेल्प करती है ना, विफलता में नहीं, ये सफलता में योगदान देती है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, आपको प्रासंगिक पाठ्यक्रम पढ़ाना है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है। कॉन्टेक्स्ट करिकुलम की बात की जाती है यहाँ पर, जो आपकी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, ना कि डिसकॉन्टेक्चुअलाइज करिकुलम की, है ना। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम यही जो है बच्चे के विफलता का कारण बनते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। समावेशी दर्शन, तो ये भी सभी प्रकार के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं, तो ये भी बच्चों को सीखने में हेल्प करते हैं, है ना। बच्चे की सफलता का कारण बनते हैं, ना कि विफलता का। शिक्षार्थी केंद्र शिक्षा शास्त्र, इसमें बच्चों को एग्जाम्पल प्रोवाइड किए जाते हैं, बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग कराई जाती है, बच्चों को जो है एक्टिव रखा जाता है, ठीक है, तो ये तो बच्चे को सीखने में हेल्प करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये 3 आपके सही दे रखे हैं जो कि बच्चे की सफलता का कारण बनेंगे, बट एक ही है जो कि बच्चे की विफलता का कारण बन सकता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। कौन सा प्रभावशाली नहीं है, स्व पहल अन्वेषण, है ना, सेल्फ इंटेटेड इंक्वायरी, तो ये तो सीखने में हेल्प करती है, बढ़िया होती है, अर्थपूर्ण मीनिंगफुल लर्निंग होती है इससे। चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, तो इससे बच्चा दूसरे के बच्चों के विचार के समझता है, ठीक है, दूसरे बच्चों के विचार को समझता है, अपने विचार को रखता है, ठीक है, तो इससे बच्चे को सीखने में हेल्प मिलती है। खोजी अधिगम, जो डिस्कवरी लर्निंग होती है, तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं ना, एक्टिव रहते हैं, इससे बच्चों को सीखने में हेल्प मिलती है। निष्क्रिय अनुसरण, यही क्या करेगा, प्रभावशाली नहीं होगा अर्थपूर्ण अधिगम में, मीनिंगफुल लर्निंग में, है ना। बच्चा यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ना कि पैसिव होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत दे रखा है ना। पूछा हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सा प्रभावशाली नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए निम्न में से बढ़ावा देना चाहिए। प्रक्रियात्मक स्थिरता को, फंक्शनल फिक्सनेस को, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को आपको बढ़ावा देना है, स्थिरता को नहीं, फिक्सनेस को नहीं, ठीक है। अभी सारे चिंतन यानी कि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपका नाम क्या है, या फिर आप
जो है कौन से शहर में रहते हैं, है ना। तो ये एक ही डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें कि आप एक ही आंसर बता पाते हैं। अब सारी चिंता, जैसे कि आपने देखा था वो वाला क्वेश्चन कि आपके शहर में प्रदूषण कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं, या फिर पानी बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में सोचे, तो ये जो है समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको बच्चों को डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन देने हैं, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आत्म केंद्रिता नहीं, ये आपका नहीं होगा। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। जो बच्चे के मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, ठीक है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत गलत त्रुटिपूर्ण होती है। नहीं, त्रुटिपूर्ण नहीं होती है, बच्चे की सहज क्रियाएं होती है जो कि उसको सीखने में हेल्प करती है। बच्चे ने जो भी देखा रहता है अपने आसपास, उसके आधार पे वो अल्टरनेटिव धारणाएं बना लेता है, कॉन्सेप्शन बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, उन्हें ठीक तरह से समझा जान चाहिए, वे अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। हाँ, ये आपका यहाँ पर सही दे रखा है। उनसे कठोरता से निपटना चाहिए, नहीं, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो विद्यार्थी के नामकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि उनको जो है लेबलिंग करने के लिए, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा, बल्कि बच्चे को नामनीकरण या फिर उसका जो है वर्गीकरण नहीं करना, अलग थलग नहीं करना है। यहाँ पर उन्हें जो है अच्छी तरीके से समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे के सीखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, यहाँ पर विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे ये विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने 3 से 4 बार सीटेट का एग्जाम दिया, ठीक है, आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहा है, फिर आपने सोच लिया कि अब तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, ठीक है, अब तो हम कोशिश करेंगे नहीं, क्योंकि रिजल्ट हमेशा निगेटिव ही आना है। तो इससे आपके माइंड में ये बन जाएगा कि अब हम सीख ही नहीं सकते, है ना। जो भी आपके अंदर से सीखने की इच्छा थी वो खत्म हो जाएगी। यही हमसे पूछ रखा था कि विद्यार्थियों को क्या फील होगा। तो लर्नर हेल्पनेस, ठीक है, अधिगम असक्तता या फिर असाध्यता, तो ये करेक्ट है। आंतरिक यानी कि इंटरनल रूप से आप मोटिवेटेड हो जाएंगे कि आप फेल हो रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। गौरव की बात होगी या फिर राहत की बात होगी, तो ये तीनों ही गलत है। यहाँ पर आप जो है हेल्पनेस फील करेंगे, ठीक है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो ये थिंकिंग आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। प्रयासों से बहुत फर्क पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है। आंतरिक अपग्रेड है, यानी कि इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन की यहाँ पर बात कर रखा है। इंटरनल मोटिवेशन या फिर कह सकते हैं हम, जहाँ पर किसी भी कार्य को करने का रीजन हमारे अंदर हो, ठीक है, हम खुद से उस कार्य को कर रहे हो बिना किसी के कहे, वो क्या होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन। जब हम बाहरी किसी रिवॉर्ड को प्राप्त करने के लिए, या फिर किसी ने हमसे कह दिया कि तुम इसको टॉप कर जाओगे, तुम्हें ये दूंगा या फिर वो दूंगा, ठीक है, उसके किसी कार्य को करना है, तो वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है। फिर बाह्य अपग्रेड है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, है ना। आपको किसी ने कहा नहीं है, लेकिन आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए चलो यार कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इंटरनल रूप से आप वहाँ पर अभिप्रेरित थे, है ना, आप सीखने खुद से जा रहे हैं, तो ये सही है। नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना, ये तो फिर कारण बाहर है ना, इनाम जीतने के लिए आपको किसी चर्चा में भाग ले रहे हैं, है ना, तो ये सही नहीं। इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण है, एक्सटर्नल मोटिवेशन का है। सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए, चलो यार ठीक है, हम इसलिए एग्जाम क्वालिफाई करेंगे ताकि मेरे दोस्त हमसे चले, ठीक है, तो ये फिर भी रीजन बाहर है, ये भी नहीं है। दंड से बचने के लिए, है ना, हम इसलिए किसी भी चर्चा में भाग लेंगे क्योंकि हमें टीचर पीटे ना या फिर घर वाले डांट ना सुनाए, ठीक है, तो ये भी, इसका भी रीजन बाहर है ना। ये जो बाहर वाले होते हैं ना रीजन, है ना, ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, है ना, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं चलते हैं, कि क्योंकि आप यहाँ पर किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए या फिर रिवॉर्ड पाने के लिए किसी कार्य को कर रहे थे, खुद से नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन ऑलवेज बेस्ट होता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही है ना, फिक्स्ड क्वेश्चन ये वाला आएगा, ठीक है। एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए, समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, तो ये सही दे रखा है। महारत हासिल करना यानी कि सिर्फ हमारा जो ध्यान है सिर्फ सीखने पे हो, ठीक है, हमारा कितना नंबर आ रहा है, प्रदर्शन पे ध्यान नहीं होना चाहिए, है ना, या फिर चीज़ों को रटने पे ध्यान नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारा सीखने का मन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये धारणा होती है कि अगर हम अच्छी तरीके से सीख जाएंगे तो जो रिजल्ट है वो अपने आप ही अच्छा आ जाएगा, तो ये सही है ना। एक टीचर को अपने बच्चों में इसी को बढ़ावा देना चाहिए, मास्टरी ओरिएंटेशन गोल को, है ना। परिवार उन्मुखी महारत लक्ष्य क्या कहता है कि हम प्रदर्शन के लिए, सॉरी, यहाँ पर ये कहता है कि हम जो है कैसे भी करके बस पास हो जाएं, ठीक है, तो ये सही नहीं होता है। प्रदर्शन यानी कि दिखावे के लिए कि मेरे दोस्त के जो है नंबर अच्छे आए तो इसलिए मैं भी क्वालिफाई करूँगा, फिर टॉप करूँगा ताकि मैं उससे आगे निकल जाऊँ, तो ये भी सही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन यानी कि अपने थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करना, चिंतन को तो बिल्कुल बढ़ावा देना है ना, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है, लेकिन अधीनता, है ना,
अधीनता उन्मुखी को बढ़ावा यहाँ पर नहीं देना, यही गलत रखा और यही क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 30 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। आप देख भी सकते हैं ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है 20 जनवरी का है, ठीक है। 1 to 5 के यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले रखे थे, 6 to 8 के भी इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 20 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर था। तो फ्रेंड्स आपके इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही सही आप कर पाए, प्लीज़ एक बार नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने नोट्स ले रखे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल ईजिली यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बट फिर भी मैं आप लोगों की जो क्लासेस है वो यहाँ पर डेली करा रही हूँ, ताकि मुझे भी पता है कि जो आपका एग्जाम है वो बहुत ही कम टाइम बचा, अपने एग्जाम में बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।